सैकड़ों वर्षों पहले, जब दुनिया की सभ्यताएं अपनी ऊंचाइयों पर थीं, तब दो महान राज्य अस्तित्व में थे। एक ओर था अग्रगर शांति, सद्भाव और ज्ञान की भूमि। उनका उद्देश्य था सभी संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, और वे हमेशा प्रेम और एकता के पक्षधर रहे। अग्रगर का नेतृत्व बहादुर राजा विराजधीर करते थे, जो अपने राज्य को अहिंसा और धैर्य की नीति से चलाते थे। दूसरी ओर था समग्रधा, एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राज्य, जो विस्तार और सत्ता का भूखा था। समग्रधा की सेना अद्वितीय थी, और उनके पास ज्ञान का भंडार था, जिसे प्राचीन वैदिक तकनीकों द्वारा विज्ञान और युद्ध की कला में परिवर्तित किया गया था। उनका राजा संध्यव्रत था, जिसने समग्रधा को शक्ति का केंद्र बना दिया था। समग्रधा के लोगों की नज़र अब अग्रगर की अमूल्य धरोहर, रेवती नदी, पर थी। यह नदी दोनों राज्यों के बीच बहती थी और पूरे क्षेत्र का मुख्य जल स्रोत थी। लेकिन समग्रधा के खतरनाक मंसूबे सिर्फ पानी तक सीमित नहीं थे। समग्रधा के गुप्त वैज्ञानिक प्राचीन वेदों की शक्ति का उपयोग कर एक भयंकर हथियार तड़यास्त्र बनाना चाहते थे। ऐसा हथियार जो पानी, तूफान और बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर किसी भी राज्य को एक झटके में नष्ट कर सकता था। इसके लिए रेवती नदी का सारा पानी चाहिए था, और समग्रधा इसे पूरी तरह हड़पना चाहता था। अग्रगर के कुछ जासूसों ने समग्रधा के इन खतरनाक मंसूबों का पता लगाया। उन्होंने जब यह सूचना राजा विराजधीर तक पहुंचाई, तो स्पष्ट हो गया कि अब समग्रधा के खिलाफ शांति की नीति काम नहीं करेगी। रेवती नदी को बचाने और समग्रधा को रोकने के लिए अग्रगर के पास एक ही रास्ता था, युद्ध। गोवम, अग्रगर का महायोद्धा। अग्रगर की सेना का सबसे शक्तिशाली और बहादुर योद्धा था गोवम। गोवम का व्यक्तित्व ही उसे सबसे अलग बनाता था। वह 6 से 7 फीट लंबा, गोरी त्वचा और घुंघराले बालों वाला था। उसकी मांसपेशियां उसकी शक्ति का प्रतीक थीं, और उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर लेकिन साहसी भाव रहता था। गोवम युद्ध कला का महान ज्ञाता था, और उसके पास तलवारबाजी, भाला चलाने और अन्य सभी प्रकार की लड़ाई में महारत थी। उसे अग्रगर का सबसे कुशल योद्धा माना जाता था, और उसकी बहादुरी के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। गोवम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि उसके दिल में अपने राज्य के प्रति गहरा प्रेम और निष्ठा भी थी। उसने अपने जीवन का हर क्षण अग्रगर की रक्षा में समर्पित कर दिया था। अब जब समग्रधा की आक्रामकता ने युद्ध का रूप ले लिया, तो गोवम अग्रगर की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार था। युद्ध की शुरुआत। अंततः वह दिन आ ही गया, जब रेवती नदी के किनारे युद्ध की घोषणा हुई। अग्रगर की शांतिप्रियता अब इतिहास बन चुकी थी। समग्रधा की सेना अपने तड़यास्त्र को बनाने के सपने में थी, और अग्रगर की सेना उनकी इस शक्ति को रोकने के लिए तैयार थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, और ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति भी इस युद्ध की भयावहता को महसूस कर रही हो। युद्ध की पहली आहट एक जोरदार गर्जना के साथ शुरू हुई। समग्रधा की सेना ने आग के गोले आसमान में फेंके, जो अग्रगर की ओर बढ़ते चले आए। गोवम ने तुरंत अपने योद्धाओं को आदेश दिया, और खुद एक खंडहर की छतरी के नीचे छुपकर आग के गोलों से बचा। लेकिन वह सिर्फ बचाव में नहीं था, वह अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट हुई, मानो समग्रधा के वैज्ञानिकों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया हो। कुछ क्षण के लिए युद्ध का मैदान प्रकाश से भर गया, और दुश्मन की ओर से एक और हमला हुआ। गोवम ने इस बार फिर सतर्कता दिखाई और समय रहते पीछे हट गया। वह जानता था कि यह संघर्ष लंबे समय तक चलेगा। तभी एक विशाल हथियार से धरती पर जोरदार प्रहार हुआ, जो समग्रधा के तड़यास्त्र का प्रयोग था। जमीन कांप उठी, और कई योद्धा धरती पर गिर पड़े। लेकिन गोवम ने अपने कदम स्थिर रखे, क्योंकि उसे पता था कि यह आखिरी मौका था अग्रगर के अस्तित्व को बचाने का। समग्रधा ने देखा कि तड़यास्त्र का उपयोग करने पर उसका परिणाम ऐसा न था जिसकी उन्होंने कल्पना करी थी। तभी उनका सेनापति यह बताता है कि यह तड़यास्त्र नहीं अक्षयस्त्र है, जो धरती को चीरने की ताकत रखता है। थोड़ी ही देर में धरती फट जाती है, और लावा निकलकर बाहर आने लगता है। अग्रगर की सेना में भगदड़ मच जाती है। सैनिक डरकर मैदान से भागने लगते हैं, और तभी गोवम गर्जना करता है, तुम अग्रगर की सेना कोई आम सेना नहीं, इस धरती के रक्षक हो, स्वयं भगवान विष्णु के वंशज हो, तुम्हें उनका रक्त है, और तुम्हें अपने इस राज्य की रक्षा करने के लिए किसी अतिरिक्त साहस आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं साहस की परिभाषा हो। चलो इस भय को दिखाते हैं, ये भय क्या है? गोवम के ऐसा करते ही सेना में साहस की लहर दौड़ पड़ती है,
और वे दूसरी सेना पर टूट पड़ते हैं। भीषण संघर्ष। अब दोनों पक्षों के योद्धा आमने सामने थे। तलवारें चमक रही थीं, भाले फेंके जा रहे थे, और युद्ध का मैदान चीखों और मृत्यु की आवाजों से भर गया था। गोवम ने अपनी तलवार निकाली और दुश्मनों की तरफ बढ़ा। उसकी निगाहें एक समग्रधा के सिपाही पर थीं, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। बिना किसी देरी के, गोवम ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और उसे पूरी ताकत से उस सिपाही की ओर फेंक दिया। खंजर सीधे उसके पैर में धंस गया और वह सिपाही घुटने के बल गिर पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोवम के एक साथी ने उसकी गर्दन काट दी। गोवम ने आवाज लगाई, मेरा नाशक तलवार दो। एक सिपाही ने तुरंत उसे उसकी विशाल तलवार पकड़ा दी। अब गोवम ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और दुश्मनों की ओर कूद पड़ा। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और उसने एक के बाद एक कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। चारों ओर आग, बिजली और तलवारों की टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े थे, और यह स्पष्ट था कि यह युद्ध सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ा जा रहा था। तभी समग्रधा का राजा विराजधीर अक्षमय अस्त्र को चलता है। तभी गोवम उसे देखकर उस अस्त्र को शक्तिहीन करने के लिए अशक्त अस्त्र का प्रयोग करता है, और ऐसे होते दोनों अस्त्र आपस में टकरा जाते हैं, और एक भीषण ध्वनि और ज्वाला उत्पन्न होती है। थोड़ी ही देर में चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई देता है, और धीरे धीरे युद्ध के परिणाम स्वरूप रेवती नदी का पानी लाल हो गया, पूर्ण रूप से रक्तरंजित। रक्त ने नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया, और अब वह जीवनदायिनी जलधारा नहीं, बल्कि एक रक्तरंजित धारा बन चुकी थी। दोनों पक्षों के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके थे। चारों ओर सिर्फ लाशें बिछी थीं, और जीवित कोई नहीं था। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो केवल खामोशी बची थी। रेवती नदी का पानी पूरी तरह से रक्त से भर चुका था। कोई भी जीवित नहीं बचा था। लाशों के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे, जो इन मृत योद्धाओं के शरीरों को नोच रहे थे। कुछ गिद्ध तो इतने प्यासे थे कि वे खुद भी मृत्यु के कगार पर थे, और उसी रक्त से भरे पानी को पीने की कोशिश कर रहे थे। रेवती नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब मृत्यु और विनाश का प्रतीक बन चुकी थी। अंतिम सीख। यह युद्ध साबित कर चुका था कि लालच और युद्ध का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। यदि अग्रगर और समग्रधा के लोग मिलकर समझदारी से रेवती नदी के पानी का उपयोग करते और आपसी सहयोग से रहते, तो यह विनाश कभी नहीं होता। तड़यास्त्र बनाने की महत्वाकांक्षा और पानी पर अधिकार जमाने की लालसा ने दोनों राज्यों का अंत कर दिया। अगर दोनों पक्षों ने जल को न्यायपूर्ण तरीके से साझा किया होता और शांति से काम लिया होता, तो यह पानी कई पीढ़ियों तक जीवनदायी होता। यह युद्ध एक सबक छोड़ गया कि प्राकृतिक संसाधनों का लालच और उनका अनियंत्रित दोहन हमेशा तबाही की ओर ले जाता है।